जिस जनरेशन को लोग नाकारा समझते थे, बेवकूफ समझते हैं, आज उसी जनरेशन ने नेपाल में क्रांति ला दी है। इतना ही नहीं, सरकार को आईना दिखाया है कि जो जनता सरकार बना सकती है वो उसे जड़ से उखाड़ भी सकती है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से नेपाल की तरह तरह की वीडियो दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर दो पक्ष भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग नेपाल की जेनजी रेवोल्यूशन के साथ हैं, तो कुछ का कहना है कि सोशल मीडिया के बैन होने की वजह से जेनजी बौखला गई है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ, ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के बाद जरूर शुरू हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट का असली एजेंडा करप्शन, महंगाई, नेपो किड्स, बेरोजगारी और तमाम ऐसी समस्याओं को उजागर करना था। एक बार शुरू से समझते हैं। भारत का पड़ोसी देश जो आज भी आर्थिक तंगी में जकड़ा हुआ है, जहां ना तो स्थायी रोजगार के अवसर हैं और ना ही मजबूत व स्थिर सरकार। बेरोजगारी और महंगाई से जनता बेहाल है, जबकि राजनीतिक अस्थिरता ने विकास की रफ्तार को रोक रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षा के हालात भी ऐसी हैं कि यहाँ के युवाओं को अच्छी पढ़ाई के लिए भारत, यूरोप या खाड़ी देशों का रुख करना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज होने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नेपाल में रोजगार के मौके बेहद सीमित है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग ही आज अपने भविष्य की तलाश में सीमाओं के बाहर निकल रहा है। लेकिन इन सब के बीच नेपाल की जनता को क्या देखने को मिलता है कि उन्हीं के पैसों से, यानी उनके जमा किए हुए टैक्सों से नेताओं के बच्चे, यानी जिन्हें नेपो किड्स कहते हैं, वो फॉरेन में लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी रईसी का दिखावा कर रहे हैं, जो कि अक्सर हम देखते आए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे हकीकत से जोड़ते हुए कुछ वीडियो एडिट्स बनाना शुरू कर दिए। अब हुआ क्या, ये वीडियो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर #NepoKids, #NepoBabies जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे, जो कि सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आए और सरकार ने इसे रोकने के लिए, या यूं कहें कि जनता की आवाज को दबाने के लिए, एक बेबुनियाद कारण का हवाला देकर सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। शायद सरकार को ऐसा लगा कि जनता सिर्फ सोशल मीडिया पर बोल सकती है और सोशल मीडिया ही नहीं रहेगा तो उनकी आवाज अपने आप दब जाएगी। और नेपाल सरकार की यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा नेपाल के कई अधिकारियों को इस्तीफा देकर देश से फिल्मी स्टाइल में भागना पड़ा। ये बात है 8 सितंबर की, जब नेपाल की सड़कों पर शुरू हुआ जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि हामी नेपाल नामक युवाओं केयर वाली NGO एवं नागरिक आंदोलन ने संगठित किया था। इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया था। युवाओं के हाथ में करप्शन के खिलाफ बैनर थे और वो मार्च कर रहे थे। लेकिन तभी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट आदि का उपयोग किया और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। युवा भड़क गया और सीधा संसद के अंदर घुस गया, जिसके कारण सेना और पुलिस ने लाइव फायर शुरू कर दिया। यानी ये बुलेट असली थी, रबर की नहीं। आपको बता दें, इस हिंसा में 19 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें एक 12 साल का छात्र भी था और 350 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आसानी से दावा कर दिया कि जब भीड़ को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं बचा और सरकारी संपत्ति व लोगों की जान को खतरा बढ़ गया, तब सेना और पुलिस ने लाइव फायर का इस्तेमाल किया। लेकिन सेना ये भूल गई कि लाइव फायर में भी लोगों की जान को खतरा है और यहीं से हालात बिगड़ गए। इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर युवा थे। स्कूल और कॉलेजेस के 19 छात्रों की मौत की खबर आग की तरह फैली और युवा आग बबूला हो गया, जिसके बाद 9 सितंबर को देश भर में विरोध और तेज हो गया। युवाओं ने संसद और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने की कोशिश की। काठमांडू और कई शहरों में भारी आगजनी और लूटपाट हुई। बैंकों, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी इमारतों को जलाया गया, लूटपाट की गई। कई होटलों में आग लगा दी गई, विदेशी पर्यटक फंस गए। नतीजा ये रहा कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन को हटा दिया, पर प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए था। हालांकि कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन शुरुआत में ऐसी खबर सामने आई कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है।
इसलिए एक बार फिर प्रदर्शनकारी उग्र हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी प्रशासनिक केंद्र सिंह-दुबार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास, नेपो मीडिया समूह का कार्यालय, राष्ट्रीय संसद भवन, राजनीतिक नेताओं के निजी आवास यानी कई पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री और नेताओं के घरों को तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को भी उनके आवास पर जिंदा जला दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। एक फुटेज आपने जरूर देखी होगी जिसमें नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रीट पर घेर लिया, हमला किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विदेश मंत्री को उनके घर में घुसकर लात घूंसों से मारा गया और इतना ही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के घर में घुसकर उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। और शायद यही कारण था कि कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से लटकाई हुई रस्सियों के सहारे भागना पड़ा, जिसकी कई वीडियोस भी सामने आई। और अंत में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी अज्ञात जगह भाग गए। हालांकि अब नेपाल में हिंसा रुक गई है, लेकिन नेपाल के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। नेपाल में भले हिंसा रुकी है, लेकिन उसके जख्म और निशान हमेशा जिंदा रहेंगे। दरअसल नेपाल में ये जो भी हुआ, उसने नेपाल सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिसमें एक सवाल ये भी कि जो सरकार हिंसा के खिलाफ होने का भाषण दे रही थी, उसी सरकार के फैसले की वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भी जो ये आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, नेपाल को आग के हवाले कर दिया और एक महिला को जिंदा जला दिया। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि बिना लड़े आज के दौर में कुछ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे उसका समाधान निकले, ना कि इतनी बड़ी त्रासदी हो जाए।